और 30 क्वेश्चंस करेंगे और आपको अंत में 30 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करके ज़रूर बताना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को इस बार दोस्तों 101% जो है फतेह करना। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या हो जाता है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि चिंतन जो होता है वो मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभव, कल्पनाएं, सूचनाएं सारी सम्मिलित होती हैं और एक नया रूप भी ग्रहण करता है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड है, किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया है? हलिंगवर्थ, स्टेनले हॉल, मार्गरेट मीड या फ्राइड ने किया है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया है वह हमारे वैज्ञानिक मार्गरेट मीड की बात की जाती है। बी ऑप्शन की बात की जाती है। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं सभी लोग। आइए बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? अब यहाँ पे बच्चे की वृद्धि और विकास के संबंध में बात करेंगे। परवरिश की शैलियाँ, अनुवांशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। नीचे आपके कूट वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा हो उसकी वृद्धि और विकास जिन कारकों पर निर्भर करती है वह परवरिश भी पड़ती है कि उसकी जो परवरिश है उसकी शैलियाँ कैसी हैं, अनुवांशिक ढांचा या संरचना कैसा है, विद्यालय अनुभव उसका कैसा, व्यक्तिगत रुचि है। ये चारों ऑप्शंस जो है एक बच्चे के वृद्धि और विकास को ये चारों कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चारों वाले ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। तो नो डाउट हमारा अच्छे तरीके से सभी लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तनाव, शर्म, हीनता या संतुष्टि होती है। देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप जानते हैं कि जब कोई बालक बालिका विद्यार्थी की भावना का अनुभव करें और उनमें सीखने का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो वह क्या हो जाएगी? सेटिस्फिकेशन हो जाएगा, अर्थात संतुष्टि की बात की जाएगी। क्योंकि जब बालक बालिका संतुष्ट की भावना का अनुभव करता है तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। और संतुष्ट से अर्थ यही होता है कि एक सुखद एहसास हो बच्चे को, ताकि और बच्चे को यह सुखद एहसास कब मिलता है? जब आप कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते हैं, तब संतुष्टि आपको मिलती है। यह सुखद अनुभव जो आपको प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो क्या कहलाते हैं? दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक अक्सर पूछा जाता है कि जब पूर्व का अधिगम आपकी नई परिस्थिति में सीखने में मदद मिलती हो तो क्या कहलाएगा, और एक प्रकार से प्रश्न ये बनता है कि जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो क्या कहलाएगा? तो वह हमारा अधिगम का सुनियंत्रण कहलाएगा। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति सीखने में मदद मिलता है तो अधिगम का कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण होगा, अगर मदद मिल रहा है, और नहीं कुछ नहीं अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा तो शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को समझना है आप सभी लोगों को। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। यानी ये जानना जरूरी है कि जो समस्या समाधान होती है इसकी प्रभावशाली रणनीति क्या क्या होती है। देखिए, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति होती है, स्वानुभाविक होता है, कलनविधि होती है। ये तीनों समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति है। लेकिन प्रकारात्मक आबद्धता, जी हाँ दोस्तों, जो प्रकारात्मक आबद्धता होती है ये समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं होती है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए, एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना होती है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है,
और विभिन्न रणनीतियों में उनके साथ अलग अलग कार्य योजनाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति हो, स्वाभाविक हो, कलन विधि हो, त्रुटि सिद्धांत हो, एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ये ले जाते हैं, लेकिन आपका जो प्रकारात्मक आबद्धता होता है ये आपका नहीं ले जाता है। तो दोनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझना है और फीडबैक करना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखिए मानव विकास में देखा जाए तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास पूर्वानुमेय होता है, लेकिन विकास रेखीय होता है, ये कथन गलत कर रहा है मानव विकास के संबंध में। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप भली भांति जानते हैं कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाए, यानी बार बार किया जाए, ज़्यादा समय तक किया जाए, तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे। जीवन वृत्तांत, सर्वे, अनुप्रस्थ काट या अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो उस अध्ययन को अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। अनुदैर्ध्य की तरंगे आपने देखा होगा, एक अंतराल होती है, ठीक है, तो वह अनुदैर्ध्य कहला जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया जाता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं सीडीपी बाल विकास में अंतर्मुख और बहिर्मुख दोनों से प्रश्न जरूर आता है। तो व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने दिया है। स्प्रेलन, युग, शेल्डन, क्रेस्मर। तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, प्रोफेसर युग की बात करेंगे। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थी, बच्चे, बालक, बालिका, इनकी बात की जा रही है। तो विद्यार्थी, बालक, बालिका को अर्थ बनाने की प्रक्रिया को जिस प्रकार से सुगम बनाया जाना चाहिए, क्या वह बारंबार अभ्यास जोड़ कर देकर है, निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, भौतिक पुरस्कार या खोज या अन्वेषण द्वारा। अब विद्यार्थी, बालक, बालिका अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है, इसलिए खोज व अन्वेषण द्वारा ही होगा, यानी डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि अन्वेषण विधि में छात्र को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाता है, इसलिए। और अन्वेषण आधारित शिक्षा एक सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण होता है जो बच्चों को जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तदामय, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन या साहचर्य की बात की जाती है। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स। ऐसी कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। देखिए तदामय, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन ये हमारे रक्षात्मक युक्ति हैं, लेकिन साहचर्य यह रक्षात्मक युक्ति नहीं होती। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमी बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं। अब देखिए जो गिलफोर्ड का त्रिविमी बुद्धि का सिद्धांत है उसमें विषय वस्तु आयाम है। विषय उसके आयाम के घटक कौन कौन से, तो इसमें व्यवहारिक होगा, प्रतीकात्मक होगा, शाब्दिक होगा, लेकिन प्रणाली नहीं होगा। अर्थात गिलफोर्ड के त्रिविमी बुद्धि के सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का प्रणाली यह घटक नहीं होगा। बाकी शाब्दिक, प्रतीकात्मक, व्यवहारिक ये तीनों हम आपके घटक हो जाएंगे। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखना जो होता है निष्क्रिय रूप से होगा, इसका स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है या परीक्षा केंद्रित होगा। तो आपको ये एक चीज़ समझना जरूरी है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष है उसमें सीखना किस प्रकार से हो सकता है, उसका स्वरूप सामाजिक ही होगा क्योंकि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष। तो इन चीज़ों को भी आप ये करना है। क्यों होगा सामाजिक, क्योंकि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद रखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं होती है। क्योंकि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने का स्वरूप सामाजिक ही होता है, अर्थात छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे उनके अपने चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करना और उनको भी शामिल किया जाता है। और ये बालक बालिका को सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से अर्थ के निर्माता और ज्ञान के निर्माता के स्वरूप में देखा जाता है। तो इन चीज़ों को भी समझना चलते हैं, आप अपने सभी माइंड की मेमोरी में सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल सेव करते जाइएगा। दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, अभिसारी चिंतन, अपसारी, अनुकरण, मॉडलिंग। और आपको पता है दो ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अभिसारी और अपसारी चिंतन।
सृजनात्मकता जो मुख्य रूप से संबंधित होती है वह आपके अपसारी पर होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी होती। अभिसारी क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है, लेकिन अपसारी जो होता है एक बहिर्मुखी प्रवृत्ति का टाइप कह सकते हैं। जैसे अंतर्मुखी तो अभिसारी हो गया, बहिर्मुखी अपसारी हो गया, उसी प्रकार से। तो अगर सृजनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी है तो कहीं ना कहीं वो अपसारी चिंतन कहला जाए। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को समझते जाना है, फीडबैक करते जाना है, प्रिपरेशन जारी रखना है, क्योंकि सिलेक्शन इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है। साथियों, इनमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? देखिए, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व होता है संबंधों को संचालित करना, पुनराभूति और आत्म अभिप्रेरणा। ये तीनों संवेगात्मक बुद्धि के तत्व होते हैं, लेकिन उद्यमी सामर्थ्यता जो होता है ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं होता है, और यही पूछा जा रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए, व्यक्तिगत पाठचर्या, संदर्भित पाठचर्या, सक्रिय पाठचर्या। ये विफलता का जिम्मेदार नहीं होता कोई भी बच्चा हो, लेकिन पाठचर्या का जो मानकीकरण होता है, मानकीकरण, पाठचर्या का मानकीकरण, ये कारक जो है बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिसलेक्सिया दोस्तों किससे संबंधित है? मानसिक विकार, पठन के विकार, व्यवहारगत विकार या गणितीय विकार की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है, और इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है, तो आप अभी से कमेंटेड बन जाइएगा। ये सारे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है। तो साथियों, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया की जब भी बात की जाती है पठन विकार से संबंधित हो जाता है। गणितीय विकार को डिस्कैलकुलिया बोला जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बाल अपराध का कारण नहीं है, तो हम सभी लोग जानते हैं शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, ये हमारे बाल अपराध के कारण है, लेकिन उचित घरेलू अगर वातावरण तो ये बाल अपराध का कारण नहीं होता। सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग समझ भी गए होंगे, और ऐसे प्रश्न सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ टफ क्वेश्चन भी होते हैं जो आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनको अब समझना है। आइए बात कर लेते हैं। कुडर परीक्षण खाली स्थान मापन के लिए अभिकल्पित होता है। अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, अवधान, सभी बताइए। तो कुंडर परीक्षण मापन के लिए जो आपका विकल्पित होता है वह होता है अभिरुचि। क्या हो जाएगा? अभिरुचि इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? देखिए, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, ये हमारे सृजनात्मकता के तत्व हैं, लेकिन स्मृतिकरण जो होता है ये धारा या सृजनात्मकता का तत्व नहीं होता है, बाकी ये सारे सृजनात्मकता के तत्व हो जाएंगे। अगला, शिक्षण एक अधिक परिपक्व और व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा? प्रश्न को समझिएगा। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है, यानी अधिक ज्ञान वाला कुछ कम ज्ञान वाला, जिसके द्वारा जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वह शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाए, उसको ज़्यादा ज्ञान वाले के साथ जोड़ा जा सके, कम ज्ञान को और ज्ञान दिया जा सके, यह बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा है? तो ये दोस्तों एस.सी. मॉरिसन ने कहा है। और स्टेटमेंट कथन जो होता है सभी लोग जानते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो पेपर टफ भी हो जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? तो स्वतंत्र चर की बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षक होगा यहाँ पे स्वतंत्र चर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा आसुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विभेदीकरण सीखना, अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना या अन्वेषण सीखना। तो आसुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार कौन सा हो जाएगा? अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, अभिग्रहण सीखना, लेकिन विभेदीकरण सीखना यह आसुबेल द्वारा दिया अधिगम का प्रकार नहीं है। तो आसुबेल द्वारा दिए गए अधिगम के प्रकार अभिग्रहण, रटकर और अन्वेषण। याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का परित्याग कर दिया और उसके बाद उसने चेतना को भी कर दिया। तो अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया? मून, जे.बी. वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, संभावित प्रश्न है। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का कर दिया, उसके बाद चेतना का भी कर दिया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन वुडवर्थ का कथन है, नोट कर लेना।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों वाइगोस्की जो है बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, शारीरिक, अनुवांशिक या सामाजिक? तो वाइगोस्की जो होता है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से जिस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं वह होता है सामाजिक कारक, क्योंकि वाइगोस्की का संबंध सामाजिक शब्द से है। कई बार जिक्र कर चुके हैं, लगभग हर प्रैक्टिस सेट, हर पेपर में हम आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? अनुवांशिक प्रभाव, जन्मक्रम, आकांक्षा स्तर या सामाजिक आर्थिक स्तर की बात करेंगे। तो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक बताना है और वह कहलाया जाएगा अनुवांशिक प्रभाव। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि या प्रयत्न और भूल अधिगम की बात की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से है कि मानसिक आयु की अवधारणा विकसित किया था प्रोफेसर बिने, टर्मन, स्टर्न या कैटल की बात करें। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, जब भी मानसिक आयु की अवधारणा के विकसित की बात की जाएगी प्रोफेसर बिने का नाम आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वाटसन, फ्रायड, मैकडूगल या युंग की बात करते हैं। तो जब भी उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात की जाएगी, इनके द्वारा प्रतिपादन की बात की जाएगी, तो आपका नाम आ जाएगा मैकडूगल की बात की जाती है। और इस प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट का 30वां प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि द्वारा या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? कर्टलेविन, बंडूरा, कोहलर, गुथरी, किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 30 में आपका स्कोर कितना प्राप्त हुआ है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। तो आई होप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट को आपने समझा। 30 प्रश्न आपको लाटेस्ट क्वेश्चन थे और इसी तरह इससे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। प्रिपरेशन को मजबूत करना है तो डेली हमारी क्लासेस 7 PM टू 7:30 क्लासेज होती है, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी इस बार 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। तो आइए मिलते हैं जल्दी आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।